दोस्तों, स्वागत है आपको फिर से आपको अपने YouTube चैनल 8 KG स्टडी पॉइंट्स में। हाँ तो दोस्तों, आज हम जो आप लोगों के लिए 70 VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आ गए केमिस्ट्री का बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। अगर आप लोग जो है इतना को रट लेते हैं तो इससे बाहर पक्का आप लोग का कोई भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है और यही सभी क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिल सकता है। बस आप लोग जो है जितने भी क्वेश्चन करवाएंगे हम उसको अच्छा तरीका से याद करते चलिएगा और कमेंट में जो है आंसर देते चलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आज का कि हीरा निम्नलिखित में से किस प्रकार का रवा है। बता दीजिए हीरा निम्नलिखित में से किस प्रकार का रवा है। तो ये एक धातुई रवा हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। बेरवादार ठोस का उदाहरण है। बता दीजिए बेरवादार ठोस का उदाहरण क्या हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका रबर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा रबर। जल्दी जल्दी से आप लोग ज़्यादा संख्या में जुड़िए और इस क्लास को इंपॉर्टेंट बनाइए। अभी तक तो अच्छा लग रहा है, जुड़ते चलिए। रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब वो कौन सा दोष होता है। बता दीजिए तब वो कौन सा दोष होता है। तो एफ के अंदर हो जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा एफ के अंदर। चलिए सबका सही है, किसी का गलत नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्रिस्टल होते हैं। बताइए क्रिस्टल होते हैं कैसे होते हैं। तो क्रिस्टल जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नहीं 3 प्रकार का गलत हो जाएगा। 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस आप लोग इसी प्रकार से कमेंट करिए, एकदम जोश जुनून के साथ तैयारी कर लीजिए। एग्जाम हॉल में गर्दा मचा कर आइएगा, ये गारंटी है मेरा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि घनाकार क्रिस्टल में वेवरेस जालकों की संख्या होती है। कितने वेवरेस जालकों की संख्या होती है। तो ये हो जाएगा आपका 3। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। समपराशरी बिलियन के बराबर होते हैं। समपराशरी बिलियन के बराबर होते हैं मोलर सांद्रता होते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। मतलब समपराशरी बिलियन मोलर सांद्रता के बराबर होते हैं। याद कर लीजिए जितने भी क्वेश्चन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, इसलिए हम वही सभी क्वेश्चन आपको जो है कवर करवा रहे हैं। बस आप लोग ध्यान से पढ़िए और याद करते चलिए और कमेंट देते चलिए और यही याद कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है और उसी कम समय में जो है हम आप लोगों को अच्छा तैयारी करवा देंगे। तो टिंडल प्रभाव पाया जाता है। बताए टिंडल प्रभाव पाया जाता है। ये हो जाएगा आपका सोल में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा सोल में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। CaCl क्रिस्टल की संरचना है। बताइए CaCl की क्रिस्टल की संरचना कितना होती है। तो BCC होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। निम्न में से ताप द्वारा प्रभावित नहीं होते। बता दीजिए ताप द्वारा कौन सा प्रभावित नहीं होता है। नहीं मोलरता गलत हो जाएगा आपका। मोलरता गलत हो जाएगा। मोललता हो जाएगा मोलेलिटी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। आप लोग कमेंट देते चलिए इसी प्रकार से। अगर गलत हो रहा है तो एकदम हिम्मत मत हारिए, आज गलत हो रहा है तो कल सही होगा। एग्जाम हॉल में तो गर्दा मचा दीजिएगा। बस इसी प्रकार से आप लोग कमेंट करते चलिए। निम्नलिखित में से बिलियन के लिए कौन अनुसंख्यक गुण है। बिलियन के लिए कौन अनुसंख्यक गुण है। तो परासरणी दाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 नंबर का। चलिए 11 नंबर का क्वेश्चन आप लोग कमेंट बताइए। तो बिलियन की चालकता समानुपाती होती है। बता दीजिए बिलियन की चालकता समानुपाती होते हैं। कमेंट करिए तो जल्दी से फास्ट करिए। तो चलिए सबका सही है, सबका सही है, किसी का गलत नहीं आ रहा। इसी प्रकार से हम आप लोगों का जोश देखना चाहते हैं। सबका सही है। 11 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आयनों की संख्या है। चलिए सबका सही है, किसी का गलत नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। निम्न में से अच्छा विद्युत का सुचालक है। अच्छा विद्युत का सुचालक कौन सा हो जाएगा। तो ग्रेफाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया था। बताइए आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया था। ये अर्हेनियस ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि फैराडे का प्रथम नियम है। फैराडे का प्रथम नियम इनमें से कौन सा है। जल्दी बता दीजिए कमेंट में। नहीं ई बराबर HV गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ई बराबर एम बराबर जो है एम बराबर ECT जो है फैराडे का नियम था दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 96,500 कूलम विद्युत धारा जो CuSO4 के घोल से मुक्त करती है, कितना जो है कॉपर को मुक्त करती है। ये हो जाएगा आपको 31.75 ग्राम जो है कॉपर को मुक्त कर दिया। 31.75 ग्राम कॉपर को मुक्त करती है 96,500 कूलम। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। तो इस पर निर्भर करता है आपका ताप पर। चलिए सबका सही है, सबका टेम्परेचर पर निर्भर करता है। सबका सही है, किसी का गलत नहीं था। इसी प्रकार से हम आप लोग का कमेंट देखना चाहते हैं। आप लोग कमेंट कर रहे हैं तो हमें अच्छा लग रहा है कि आप लोग इसी समय याद कर रहे हैं, क्योंकि अब आप लोगों के पास समय बचा हुआ ही नहीं है कि आप लोग फिर से पढ़िएगा इस क्वेश्चन सबको। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। हैबर विधि से अमोनिया निर्माण में निम्नलिखित में से कौन उत्प्रेरक का प्रयोग होता है। कौन प्रयोग होता है हैबर विधि के द्वारा। तो लोहे के महीन पाउडर का होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिए गजब 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 लोहे के महीन पाउडर ही होगा। सबका सही है, सबका सही। इतना फास्ट कर रहे हैं आप लोग कमेंट कि हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। किसी वस्तु की प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है। ये हो जाएगा आपका सक्रिय भार पर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है, क्या हो जाएगा। तो समय इन्वर्स हो जाता है दोस्तों, समय इन्वर्स। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा।
सबका सही है। प्रथम कोटि पूछा जाए तो समय इन्वर्स जो है उसका वेग स्थिरांक की इकाई होती है। याद कर लीजिए, सभी क्वेश्चन भी आए हैं और हम उसी सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करवा देंगे। निम्नलिखित में से कौन लायोफिलिक कोलाइड है, बता दीजिए कौन लायोफिलिक कोलाइड है। तो ये हो जाएगा आपका गम जो है एक प्रकार का लायोफिलिक कोलाइड है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, टोलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। बताइए टोलिन नामक एंजाइम पाया जाता है कहाँ पर पाया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका जीभ की लाड़ में यानी जो अपना लोग का लाड़ होता है ना उसमें पाया जाता है सलीवा जिसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, दूध एक उदाहरण है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन, दूध एक उदाहरण किसका उदाहरण है। तो दूध हो जाएगा पायस का उदाहरण। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा पायस का। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, साबुन ग्रीस को किसके द्वारा निकालता है। साबुन ग्रीस को किसके द्वारा निकाल देता है। तो ये इमल्सीकरण के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, सबका सही है इमल्सीकरण। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़े हुए जा रहे हैं, इतना अच्छा लग रहा है। उसी जोश जुनून के साथ और अच्छा लग रहा है हमको पढ़ाने में कि साबुन ग्रीस को किसके द्वारा निकलता है। तो वो इमल्सीकरण के प्रक्रिया के द्वारा ये साबुन जो ग्रीस को निकाल देता है। याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है। तो उसका हो जाता है आपका 22.4 लीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन धातु समानतः मुक्त अवस्था में पाई जाती है। ये हो जाएगा आपका गोल्ड जो है वो मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। दोस्तों याद कर लीजिए, ये सभी हम जो है रिवीजन करवा रहे हैं आप लोग को। सभी क्वेश्चन हम जो है आप लोग को पहले ही करवा चुके हैं, बस ये रिवीजन क्लास है इसलिए हम फास्ट में आप लोग का रिवीजन करवा रहे हैं, क्योंकि समय है ही नहीं आप लोग के पास, इसलिए इतना जल्दी में रिवीजन करवा दे रहे हैं आप लोग भी। क्विक फास्ट एकदम रिवीजन करते चलिए और एकदम रिकॉल कर लीजिए। तो लोहे का मुख्य ऑक्साइड अयस्क है, लोहे का मुख्य ऑक्साइड अयस्क हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका हेमेटाइट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा हेमेटाइट। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है इनमें से बता दीजिए। तो सभी अयस्क खनिज होते हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, ये गलत हो जाएगा। ए नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि कॉपर पायराइट अयस्क है। कॉपर पायराइट किसका अयस्क है। तो ये हो जाएगा आपका कॉपर का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है किस विधि द्वारा किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नहीं, विद्युत विच्छेदन विधि द्वारा गलत हो जाएगा आपका, गलत हो गया आपका। याद कर लीजिए, फेन उत्प्लावन विधि द्वारा जो है सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ओलियम का सूत्र है। ओलियम का सूत्र बता दीजिए तो आप लोग जल्दी से कमेंट में फास्ट क्विक फास्ट एकदम करिए। चलिए सबका सही है सबका नहीं। H2SO4 जो है H2SO4 गलत हो जाएगा। ओलियम का सूत्र देखा जाए तो H2SO7 हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। बस इसी प्रकार से जोश जुनून के साथ आप लोग कमेंट करिए, पक्का आप लोग एग्जाम हॉल में गर्दा मचा दीजिए। जिसका गलत भी हो रहा है वो भी एकदम जोश जुनून के साथ पढ़िए और याद कर लीजिए, फिर एग्जाम हॉल में आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, उजाला और पीला फॉस्फोरस है। उजला और पीला फॉस्फोरस है, क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका अपरूप हो जाता है एक दूसरे के। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल किसके द्वारा तैयार किया जाता है। ये ओस्टवाल्ड विधि द्वारा किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए कमेंट में, निम्नलिखित में से कौन सी गैस एकल परमाणिक है। कौन सी गैस एकल परमाणिक है जल्दी बता दीजिए। तो आप जल्दी बताइए, कमेंट करिए तो जल्दी। तो हीलियम है, हीलियम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हीलियम, जो कि एक एकल परमाणिक गैस है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में POP बॉन्ड जो है एक दूसरे के बंध की संख्या कितनी होती है इसमें। तो इसमें दोस्तों देख लीजिए 3 बॉन्ड होते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, XeFO4 की आकृति होती है। XeFO4 की आकृति कैसी होती है। तो वर्ग समतलीय होती है दोस्तों, वर्ग समतलीय वर्ग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। सबका सही है, सबका। हम इसी प्रकार से आप लोग का जोश देखना चाहते हैं और इतना अच्छा लग रहा है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ गए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए और क्लास को महत्वपूर्ण बना दीजिए। अपने दोस्त को भी शेयर कर दीजिए। अब वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो बता दीजिए 36 नंबर का कमेंट में बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा बंध सबसे ज़्यादा प्रबल होता है। कौन सा बंध है सबसे ज़्यादा प्रबल होता है। तो Cl का बंध जो है दोस्तों ये सबसे ज़्यादा प्रबल होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्रोमियम की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था होती है। क्रोमियम की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है। तो +6। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है। कौन सा है। तो ये हो जाएगा आपका मैग्नीशियम, जो कि एक प्रकार का प्रथम संक्रमण तत्व मतलब श्रेणी का तत्व नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों कि समन्वय यौगिकों के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया था। तो किसने दिया था जल्दी बता दीजिए। तो वर्नर जी ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्नर जी।
अगला क्वेश्चन देखिए, कार्बनिक यौगिक के तत्व उपस्थित होने चाहिए। कार्बनिक यौगिक के तत्व जो है उपस्थित होने चाहिए कहाँ पे? तो ये हो जाएगा आपका कार्बन पे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। कार्बनिक यौगिक है तो वाजिब है कि कार्बन पे उपस्थित होगा। याद कर लीजिए, सभी क्वेश्चन आपको हल्का लग रहा हो लेकिन इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब है कि बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं यही सभी क्वेश्चन, इसलिए हम उसी सभी क्वेश्चन को आप लोग को रिवीजन करवाने के लिए आज लाए हैं। आप लोग अच्छा से रिवीजन कर लिया और याद कर लीजिए, एग्जाम हॉल में तहलका मचा दीजिए। उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक, उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक हो जाएगा तो ग्रेफाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, विटामिन B12 में उपस्थित रहता है। विटामिन B12 में क्या उपस्थित रहता है? तो कोबाल्ट उपस्थित रहता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोबाल्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, इथेन में कार्बन का संकरण होता है। इथेन में कार्बन का संकरण कितना हो जाता है? तो sp3 हो जाता है दोस्तों। sp3 नहीं, sp नहीं होगा, गलत हो जाएगा, sp3 हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कार्बन कार्बन एकल बंध की लंबाई है। कार्बन कार्बन जो है एकल बंध की लंबाई जो होती है यह कितना होता है? तो ये 1.54 एंगस्ट्रॉम का होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, SN2 क्रियाविधि में निर्माण होता है। SN2 क्रियाविधि में किसका निर्माण होता है? तो मुक्त मूलक का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुक्त मूलक का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एल्कोहल में सक्रिय क्रियाशील मूलक है। एल्कोहल में सक्रिय क्रियाशील मूलक क्या हो जाएगा? तो OH हो जाएगा आपका। OH जो है एल्कोहल का सक्रिय क्रियाशील मूलक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ग्लिसरील है। ग्लिसरील एक प्रकार का क्या है? तो एक प्रकार का ट्राईहाइड्रिक जो है अल्कोहल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, प्राइमरी अल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण से मिलता है। किससे मिलता है? तो ये हो जाएगा आपका एल्डिहाइड से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप लोग हिम्मत मत हारिए, एकदम जोश में रहिए, इसी प्रकार से कमेंट कर दे। देख रहे हैं एक दो जो है कमेंट कम आने लगा, तो आप लोग मत हारिए हिम्मत। जब तक आप लोग बने रहिएगा तब तक जो है एग्जाम हॉल में गर्दा मचेगा। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मेथेनॉल का सूत्र है। मेथेनॉल का सूत्र क्या हो जाएगा? तो CH3OH हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एक एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। एक एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है? तो एक अम्ल प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बेंजीन का सूत्र है, बता दीजिए। बेंजीन का सूत्र हो जाएगा तो C6H6। देखिए हल्का लग रहा होगा कि बेंजीन का सूत्र पूछा जा रहा है C6H6, लेकिन ये क्वेश्चन कितना बार एग्जाम में पूछा गया है जिसका कोई जवाब नहीं है। बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन। आपको इजी लग रहा होगा लेकिन उस समय आप लोग गलती कर दीजिएगा, इसलिए याद कर लीजिए कि बेंजीन का सूत्र C6H6 हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कच्चा पदार्थ जो नायलॉन बनाने में प्रयुक्त होता है वो है क्या हो जाएगा? तो वो एडिपिक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एडिपिक अम्ल। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन टॉप ड्रिड प्लास्टिक है? बता दीजिए कौन टॉप ड्रिड प्लास्टिक हो जाता है? तो ये हो जाएगा आपका बेकेलाइट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेकेलाइट। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पॉलीथीन एक बहुलक है। पॉलीथीन एक बहुलक है, किसका हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका जो एथीन का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एथीन का। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, प्राकृतिक रबड़ एक बहुलक है। प्राकृतिक रबड़ एक बहुलक है, किसका है? तो आइसोप्रीन का हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही VVI, बहुत ही VVI कितना बार पूछा जा चुका है 2019 में, 2022 में बहुत क्वेश्चन VVI, याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, गन्ने को चीनी के जल अपघटन से निम्नलिखित में से क्या मिलता है? तो गन्ने को जब चीनी के जल अपघटन से क्या मिलता है बता दीजिए जल्दी से। तो वहां पर जो मिलता है आपको सही सबका सही है, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। बस इसी प्रकार से आप लोग बने रहिए। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग अभी तक बने हुए और एकदम कमेंट भी कर रहे हैं, तो इतना अच्छा लग रहा है कि उसी जोश जुनून के साथ हमको और अच्छा लग रहा है आप लोग को पढ़ाने में। विटामिन जो खून के स्कंदित होने की मुख्य भूमिका निभाता है वो है कौन सा विटामिन है जो खून को जो है स्कंदित होने का मुख्य भूमिका निभाता है? तो हो जाएगा आपका विटामिन के। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका सेल्यूलोज में। सेल्यूलोज में कार्बोहाइड्रेट जो है दोस्तों प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सेल्यूलोज जो है रफेज छिलका में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि विटामिन ई की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? जल्दी बता दीजिए आप लोग, जल्दी करिए तो कमेंट कमेंट कमेंट। जनन क्षमता की कमी, सबका सही है, जनन क्षमता की कमी होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जनन क्षमता की कमी। वही क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी की कौन सा रोग होता है? तो जनन क्षमता की कमी होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो जल में जो घुलनशील विटामिन होता है वो बी एंड सी होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विटामिन बी एंड विटामिन सी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एंजाइम क्या है? एंजाइम क्या है एक प्रकार का? तो एंजाइम एक प्रकार का जो हो जाता है वो प्रोटीन हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हुआ। प्रोटीन का पाचन ही हम लोगों का जो है सबसे लेट होता है, याद कर लीजिए।
और आप लोग अभी तक बने हुए हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें। कमेंट करते रहिए, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। आप लोग जुड़े हुए हैं बहुत ज़्यादा संख्या में, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं। कोशिका का पावर हाउस कहलाता है, तो कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है बता दीजिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया को ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मनुष्य की लाड़ में पाए जाने वाला एंजाइम है, तो वो हो जाएगा आपका मनुष्य के लाड़ में, यानी जो अपना लोग के जो मनुष्य के लाड़ में जो पाया जाता है एंजाइम, वो क्या है, तो वो टाइलिन हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, टाइलिन, एमाइलेज, ये सभी लाड़ में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम मीठा भी करता है, बताइए कौन कृत्रिम मीठा भी करता है, तो सैक्रीन, एस्पार्टेम, सोडियम साइक्लोटेम, बता दीजिए कौन सा हो जाएगा। तो 64 का देखिए ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए हम जितने क्वेश्चन कवर करवाए वो सभी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हम इतना फास्ट कवर करवाएंगे आप लोग का, बहुत ही कम समय में हम 70 भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करवा देंगे। आप लोग बने रहिए, और ये एक रिवीजन क्लास है, इसलिए आप लोग रिवीजन के तौर पर देखिए और याद करते चलिए। तो वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है कहलाता है, तो वो हो जाएगा आपका जोरनासी जो कि शरीर के ताप को कम कहलाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, डेटोल का उपयोग है, डेटोल का उपयोग एक प्रकार किस लिए करते हैं हम लोग, तो एंटीसेप्टिक के रूप में, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, एंटीसेप्टिक के रूप में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बुझा हुआ चूना है, बुझा हुआ चूना एक प्रकार का क्या हो जाएगा, तो CaOH2 का होल ट्वाइस होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, वे पदार्थ जो पेट की अम्ल को प्रभावहीन करते हैं वह कहलाते हैं, तो प्रति अम्ल कहलाते हैं दोस्तों। प्रति अम्ल सबका सही है, सबका सही है। इसी प्रकार से आप लोग लास्ट तक जो है कमेंट कर रहे हैं, तो पता चल रहा है कि आप लोग कितना जोश जुनून के साथ तैयारी कर रहे हैं। निम्नलिखित में कौन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हो जाएगा आपका पेनिसिलिन, जो कि एक प्रकार का नहीं है एंटीबायोटिक। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन करें दोस्तों, अंत वाला तो सब वाला, आप लोग 70 नंबर का जो है कमेंट में बता दीजिए आंसर कि ग्लूकोज का कायरल कार्बन की संख्या, था ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या कितनी होती है, जल्दी बता दीजिए। तो चलिए गजब। इसी प्रकार से आप लोग जो है तहलका मचा दीजिएगा एग्जाम हॉल में, जिस प्रकार से आप लोग कमेंट में किया है ना तहलका मचाए, उसी प्रकार से आप लोग एग्जाम हॉल में मचाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हुआ तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक बार मत भूलिएगा कि आप लोग जरूर बताइएगा कि 70 में से आप लोग कितना सही किए हैं, ये कमेंट में करिएगा आप लोग। उस प्रकार से हमको पता चलेगा आप लोग का तैयारी किस लेवल का है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।